आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान क्वेश्चन को आगे बढ़ाते भाग 3 के अंतर्गत हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 24 है उसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि भाग 3 में है। तो भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है उसमें मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, यानी कौन से मौलिक अधिकार का उसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो इसमें है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख इसमें किया गया है। यानी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें जो दो प्रमुख रूप से बातें हैं, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है और उनको जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरे काम के अंतर्गत नहीं लगाना। ये दो तरह की इसमें बातें दी हुई है। इसमें से जो अनुच्छेद 24 है उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है कि बच्चों को शोषण के विरुद्ध या बच्चों का जो शोषण है वो नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्य में नहीं लगा जा सकता जिसमें बच्चों का शोषण हो। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 24 में। दूसरा प्रश्न है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, यानी वर्तमान जो संपत्ति का अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार है जो पहले संविधान के अंतर्गत ये मौलिक अधिकारों की सूची में था, अब मौलिक अधिकार सूची से इसको हटा दिया गया है और अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो बल्कि क्या है ये एक कानूनी अधिकार है या विधि के अधिकार है। तीसरा प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह कौन से अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 25 में है। यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है यह संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। अगला सवाल है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। यानी पहली बात यह है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है किसको है, तो वो है संसद को, यानी संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो कौन से वाद के अंतर्गत है, यानी कौन सा ऐसा मामला आया था जिसके अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो दिया गया था, और विशेष रूप से कौन सा मौलिक अधिकार, यानी किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो वो है केशवानंद भारती विवाद, यानी जो कि 1973 के अंतर्गत जो केशवानंद भारती विवाद आया था जिसके अंतर्गत सरकार भी एक पक्ष थी। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले इस रिजल्ट में यह सामने आया, इस रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी जो शक्ति है ना वो असीमित नहीं है। कहने का मतलब है कि संसद जैसा चाहे वैसा परिवर्तन नहीं कर सकती, उसकी भी एक लिमिट है। तो संसद को मौलिक अधिकार संशोधन करने का जो अधिकार है वो संसद को है, और कौन से वाद में मिला यह अधिकार है, केशवानंद भारती वाद में। अगला सवाल है नागरिक कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति का मतलब रहता है कि अपने विचार प्रकट करने का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु का जो शिक्षा का अधिकार है ये कैसा अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। तो यह अब इसको एक अधिकार का भी रूप दे दिया गया। तो यह किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि अभिभावक जैसी भी स्थिति में हो वो अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करावे। तो अब इसको क्या किया गया है, पहले तो देखो ये मूल कर्तव्य था, लेकिन अब इसको
मूल अधिकार के रूप में लागू कर दिया गया। यानी अब 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना क्या है, मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? यानी संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? किसे कहा है? तो इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। आप देखो क्यों दी है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से सबसे, जो यदि कोई पूछे कि भाई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कौन सा है मौलिक अधिकार में, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि इस अधिकार के तहत ही जो बाकी के मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा संभव है। यानी यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई छीनने का प्रयास करता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं। किस अधिकार के तहत है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत है। यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? यानी जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, हनन हो गया है, कोई किसी ने उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया है, तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों प्राप्त करने के लिए जो रिट है वो कहाँ दायर कर सकता है? तो रिट है वो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो जो उसको बनाए रखने के लिए व्यक्ति है वो सीधे या तो उच्च न्यायालय में जा सकता है या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस प्रकार के जो रिट है ना वो कहाँ दायर करना चाहता है। अगला सवाल है, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था? भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना था? तो 28वां राज्य बना था झारखंड। झारखंड है वो 28वां राज्य बना था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? यानी जो मूल अधिकार हैं उसको विश्व के अंतर्गत है किस देश में सबसे पहले मान्यता दी गई थी? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सबसे पहले मान्यता दी गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित कहा है? यानी सबसे अधिक किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे अधिक आलोकित कहा? यानी सबसे प्रमुख बात है, सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला, जैसे हम यह मुख्य माने, तो उन्होंने किस भाग को कहा है? तो उन्होंने संविधान के भाग, जो तृतीय भाग है, जो भाग 3 है, उसको उन्होंने सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। क्योंकि भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? यानी भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं वे वास्तव में है क्या? तो वो क्या है? एक मूल संविधान का हिस्सा है। कहने का मतलब है कि जब केशव भारती विवाद में जब विवाद चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई जो मूल अधिकार है वो क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। यानी ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और इसके अंतर्गत छेड़खानी नहीं की जा सकती या इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि यह मूल संविधान का हिस्सा है और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो फिर संपत्ति का अधिकार कैसे हट गया? क्योंकि संपत्ति अधिकार को मूल संविधान का हिस्सा उसको नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए सरकार ने उसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से बाहर कर दिया था। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन उनको उनको कौन उसमें कौन कमी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत है उसको समाप्त करने का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या है? यानी जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य है क्या? किस लिए प्रदान किए गए हैं? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना। यानी ताकि जो व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ हैं उनके ऊपर किसी प्रकार कोई संकट नहीं है, उनका हनन नहीं हो, उसमें कमी नहीं हो। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों नागरिकों को प्रदान किए गए। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया?
तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। यानी समानता का अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में किया गया। उसके बाद में आता स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में किया गया। सूचना का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? यानी भारतीय नागरिकों को जो 2005 के अंतर्गत जो सूचना का अधिकार दिया गया था यह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया और 19 ए एक नया आर्टिकल इसमें जोड़ दिया गया जो कि अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसी में आता है सूचना का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? देखो शिक्षा का अधिकार है वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। तो यह कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो यह अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत। अगला सवाल है किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो 5 प्रकार के जो आदेश जारी करता है उसके अंतर्गत हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है परमादेश। यानी बंदी कर, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ऐसे 5 शब्द आते हैं उसमें। तो जो हम आदेश देते हैं इसका मतलब क्या है? परमादेश। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कैद करके उसको जेल में डाल दिया है और वह आदमी अपने आप को निर्दोष मानता है, तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि उसका पक्ष सुना जा सके कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया। तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लिया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, वही बात जैसे अपने पहले जो प्रश्न है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी बात उसमें वही सेम की सेम है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास में है? तो मूल अधिकार हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है किसके पास में है? किसके पास में है? तो वह है संसद के पास में। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधानवाद में जो अधिकार दिया गया था वो संसद को दिया गया था कि संसद वह मौलिक अधिकारों में को सीमित कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है। तो ये अधिकार किसके पास में है? यह संसद के पास में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है भाषण की स्वतंत्रता या जिसको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। प्रेस का मतलब है मीडिया के अंतर्गत अपनी बात को कहना, तो यह भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 24 तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब है संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो यह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? यानी संविधान के अंतर्गत जो हमारा मूल संविधान था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया था, या हम कह सकते हैं कि उसको समाप्त कर दिया गया था। अब जो मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का जो अधिकार है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि वो एक कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? यानी कौन से अनुच्छेद के तहत जो नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति संसद को दी गई है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 11 कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। अगला सवाल है नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है? नागरिकता है वो किस प्रकार से छीनी जा सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी गई है तो उसका जो मुख्य आधार है वो क्या हो सकता है? तो वो है देशद्रोह का आरोप
सिद्ध होने पर, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो सकता है तो उसकी जो नागरिकता है वो भी छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी भारतीय संविधान में जो शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिक हैं उनको केवल एक प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। तो यह कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसके अंतर्गत नागरिकों को दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत नागरिकों को दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। एक तो जिस राज्य के अंतर्गत वो रह रहा है उस राज्य की उसको नागरिकता प्राप्त है, और अमेरिका के देश की, यानी इस प्रकार से उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार से भारतीय नागरिकों को केवल एक प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति कितने साल तक बाहर रहे कि उसकी नागरिकता वो समाप्त हो सकती है? तो इसका आंसर है 7 वर्ष तक। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक यदि वो देश में बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस देश की नागरिकता के बारे में क्या होगा? जिस देश का वो पहले से नागरिक है तो वह उस देश का नागरिक नहीं होगा। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 4 के अंतर्गत नीति के निर्देश तत्व शामिल किए गए हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, क्योंकि जो नीति के निर्देश तत्व है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य हैं उनको लोक कल्याण से संबंधित कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये थे आज के हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।